मैं कौन हूं? ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हु एम आई? मुझे लगता है इंसान के दिमाग में ये बहुत बार आता है, पर हम इसको किसी न किसी बहाने से छोड़ देते हैं कि मैं हूं कौन। ये सबसे फंडामेंटल और बेसिक बात कि मैं क्या हूं। सामान्य रूप से हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने अनुभवों को और अपने कार्यों को मैं के रूप में समझते हैं कि ये मैं हूं जो महसूस कर पा रहा हूं चीजों को। इसके अलावा एक दृष्टिकोण और भी होता है मैं को पहचानने का। वो होता है सामाजिक, कि समाज में हमको किस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है और समाज ने हमको क्या नाम दिया है, क्या काम दिया है। उससे भी हमारी एक पहचान होती है। तो दो सामान्य रूप से दो जवाब हमारे जहन में आते हैं जब भी मैं कौन हूं के बारे में हम सोचने लगते हैं। पहली बात तो अपने बारे में शारीरिक अनुभव, ठीक है, बॉडीली फीलिंग, एक्सपीरियंसेस और एक्शन। और इसके अलावा जो सोशल रिकॉग्निशन होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। पर क्या मैं यही हूं? जो इन दो उत्तरों से मुझे महसूस होता है। बहुत सारी खोजें हुई हैं अब तक इस प्रश्न पर कि मैं कौन हूं। भारत तो इस क्षेत्र में सोचने में बहुत अग्रणी देश रहा है। यहाँ पर तो ये समझिए कि बहुत जमाने से एक परंपरा चली आ रही है मैं कौन हूं इस सवाल का जवाब देने के लिए, और अनेकों जवाब दिए गए। मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इस तरीके के इतने सारे प्रश्न और इतना सारा दार्शनिक साहित्य शायद किसी भी दुनिया में इस एक प्रश्न पर नहीं मिलेगा जितना कि हमारे देश में मिलेगा। अनेकों तरीके की व्याख्याएं, जिस तरीके की फिलॉसफी डेवलप हुई उसी तरीके के इंटरप्रिटेशन डेवलप हुए। जैन और बौद्धों की फिलॉसफी अलग है तो वहां पर एक अलग तरीके के इनका एक्सप्लेनेशन मैं का हुआ शुरू कि भाई मैं क्या हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं इस मुद्दे पर वो विज्ञान के दृष्टिकोण से बात करेंगे, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बात करेंगे, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से बात करेंगे और वैयक्तिक अनुभवों के दृष्टिकोण से बात करेंगे। ये कोई दार्शनिक बातें नहीं है जो हम करने वाले हैं। हम वैज्ञानिक आधारों पर बात करेंगे कि जो मनोवैज्ञानिक खोजें इस क्षेत्र में हुई हैं वो आखिर क्या कहती हैं कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो मैं कौन हूं का एक बहुत सिंपल सा जो आंसर दिया जाता है, एक बहुत, ये मैं एक्सपीरियंशियल बात कर रहा हूं जो हम सब महसूस कर सकते हैं इसको, कि मैं एक विचार जो हम अपने बारे में करते हैं। मैं एक विचार है, एक थॉट है जो हमारे दिमाग में रहता है कि मैं हूं। सिर्फ ये थॉट है, और ये जो थॉट है ये सबसे प्राइमरी थॉट होता है हमारे जीवन का। ठीक है, प्राथमिक विचार है हमारा कि मैं हूं। मनोवैज्ञानिक यहां तक कह देते हैं कि यहीं से हमारे सारे विचारों की शुरुआत मानी जाती है। जितना भी ज्ञान हमारे मस्तिष्क में मौजूद है आज तक, वो सब इस मैं का एक्सटेंशन, इसी से जुड़े हुए फिर आगे निकलते चले जाते हैं। ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा नोट्स डेवलप होते हैं हमारे दिमाग में। पर सबका आधार एक ही होता है कि मैं के आसपास ही हमारा सारा चिंतन, हमारी पूरी जीवन शैली और हमारे जितने विचार हैं, जितना ज्ञान है, वो सब इसी केंद्रीय भूत विचार के साथ संयुक्त हो जाते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं। कैसे डिफाइन किया है मैं को मनोवैज्ञानिकों ने? आइए चलिए देखते हैं। मैं को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है, जिसमें से एक मनोवैज्ञानिक की हम यहां बात करेंगे जिनका नाम है आइजन। आइजन बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, पर्सनालिटी साइकोलॉजी पर बहुत लंबा चौड़ा इनका काम है। ये कहते हैं साहब कि सेल्फ इज अ परसेप्शन विच इज द सब्जेक्ट एज हिमसेल्फ। परसेप्शन, परसेप्शन अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में जो हम परसेप्शन रखते हैं वो सेल्फ होता है, हमारा वो मैं है। सेल्फ, यहां पर एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि मैं के लिए विज्ञान में या मनोविज्ञान में जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो सेल्फ, या इसकी हिंदी की जाती है आत्म। अब मैं अगर आत्म के सामने डंडा लगा दूं तो फिर दार्शनिक पुट आ जाता है इसमें, इसलिए मैं सिर्फ
आत्म ही लिख रहा हूं, आत्मा नहीं लिख रहा हूं। आत्म का मतलब सेल्फ, यानी कि मैं का जो थॉट है उसके बारे में। तो आइजेंक का कहना है कि ये वो परसेप्शन है जो मैं अपने बारे में करता हूं। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और बात करें अगर, एक और बड़े बड़ी मनोवैज्ञानिक हुई हैं जिनका नाम है हरलॉक। हरलॉक, इनका नाम चाइल्ड डेवलपमेंट में शायद जो जो मनोविज्ञान और शिक्षा के विद्यार्थी हैं वो सब अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत तगड़ा काम है इनका। ये कहते हैं सेल्फ के बारे में कि सेल्फ इज एन इमेज अबाउट अवर सेल्फ। इमेज, इमेज अबाउट आवर सेल्फ, हमारे खुद के बारे में हमारी जो इमेज है उसको हम सेल्फ कह देते हैं। प्राथमिक रूप से होता है, पहली ही होती है। हम अपने बारे में किस तरीके की धारणा रखते हैं, किस तरीके से हम खुद को देखते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक तो परसेप्शन आया है और एक आया है इमेज। दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। इमेज का मतलब भी यही होता है कि उसको देखा जाए, उसको जाना जाए, और परसेप्शन का मतलब है जानने और देखने की प्रक्रिया। ठीक है। क्योंकि ये प्राथमिक विचार है, तो ये जो इमेज है ये इस बात को तो पक्का कर देती है, ये जो परसेप्शन है ये इस बात को तो पक्का कर देता है कि जैसा मैं का भाव होगा हमारे अंदर, हमारा सारा जीवन उसी तरीके का होने वाला है आगे से। ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस किस विद्वान ने क्या क्या कहा है इसके बारे में। एक और विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है विलियम जेम्स। जेम्स, जेम्स। ठीक है। जेम्स का क्या कहना है सेल्फ के बारे में, कि सेल्फ क्या है या आत्म क्या है। वो ये कहते हैं कि आत्म वह है जिसमें व्यक्ति स्वयं को मूल्यांकित करता है। स्वयं का मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन, हमारा खुद का मूल्यांकन हमारे प्रति जो है वो ही आत्मा है। जो हम खुद को इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि आखिर हम क्या हैं, हम अच्छे हैं कि हम बुरे हैं, कि हम बहुत अच्छे हैं या हम बहुत बुरे हैं, हम कैसे हैं, ये हमारा इवेल्युएशन है। और ये इवेल्युएशन विलियम जेम्स कहते हैं कि हवा में नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक होता है मन, मतलब मैं सोचता कैसे हूं, और दूसरी चीज होती है शरीर, मैं दिखता कैसा हूं और मैं करता कैसा हूं। इन दो चीजों का, मैं किस तरीके से सोच रहा हूं वो, और मैं किस तरीके से कर रहा हूं वो, इन दोनों के इवेल्युएशन से जो एंटिटी पैदा होती है उसी को आत्म कहा है विलियम जेम्स। ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और मैं विद्वान का नाम आपको लेता हूं और बताता हूं कि उन्होंने आत्म के बारे में या मैं के बारे में क्या कहा। उसका नाम है युंग। युंग ने कहा है कि भाई आत्म जो है वो इंडिविजुअलिज्म का रिजल्ट होता है, वैयक्तिकता का परिणाम होता है। अब जरा आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, हम जब पैदा होते हैं तब ये कहा जाता है कि ना तो वो समाज के सापेक्ष होता है और ना समाज के निरपेक्ष होता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल फिगर होती है। और ना ही उसमें ये मैं की फीलिंग, ये मैं का भाव जिसको हम बात करने जा रहे हैं ये भी होता है। तो वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना मैं है, मैं की फीलिंग है उसमें, ना मैं नहीं हूं ये फीलिंग है उसमें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, यूं ये कहते हैं इंडिविजुअलिज्म या इंडिविजुअलाइजेशन। जैसे जैसे हम व्यक्तिकरण की प्रक्रिया, यानी व्यक्तिकरण का मतलब क्या है, अपनी विशिष्टता को पहचानना और अपने बारे में सोचना, जब ये काम करना शुरू कर देते हैं और हम इस बात को महसूस करने लग जाते हैं कि मैं अलग हूं वो अलग है, ये कहते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक, तो वो एकदम शुरुआत में कि जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है तो वो अपने में और अपनी माँ में कोई अंतर नहीं समझता। सबसे पहला अंतर यही समझता है व्यक्तिकरण की प्रक्रिया में, इंडिविजुअलाइजेशन के प्रोसेस में सबसे पहला भेद बच्चे और बच्चे की माँ के बीच आता है कि ये माँ है और ये मैं हूं। ये पहला शुरुआत है इंडिविजुअलाइजेशन की, व्यक्तिकरण की। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है सेल्फ की, कि मैं ये हूं, ये मदर है। तो व्यक्तिकरण की प्रक्रिया ही आत्म के निर्माण की प्रक्रिया है या आत्म की। ठीक है। एक और हम बात करते हैं विद्वान की, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है सेल्फ पर, और उनका नाम है ऑलपोर्ट। ठीक है। ऑलपोर्ट, ऑलपोर्ट का जरा देखते हैं साहब ऑलपोर्ट ने क्या कहा है। ऑलपोर्ट ने पर्सनैलिटी पर बहुत जबरदस्त काम किया है कि व्यक्तित्व क्या है, तो व्यक्ति पर भी उन्होंने काम किया है। और इन्होंने सेल्फ की जगह एक शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रोप्रियम। प्रोप्रियम, इन्होंने सेल्फ नहीं कहा, इन्होंने कहा है प्रोप्रियम। ठीक है। प्रोप्रियम क्या होता है,
इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। कंसेप्ट सेल्फ, सेल्फ के बारे में जो विचार हमारा है वो प्रोप्रियम है, उसको हम नाम में मत जाइए, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ ही समझ लीजिए क्योंकि दुविधा हो जाएगी, शुद्ध मनोवैज्ञानिक टर्म है। सेल्फ क्या है? सेल्फ तो ये कहते हैं कि साहब एक तो इसकी विशेषता है अद्वितीयता, यूनिकनेस। यूनिकनेस, ये यूनिक होता है मतलब अलग होता है दूसरों से। ये मैं की सबसे खास बात है कि हम दूसरों से खुद को अलग समझते हैं, मैं अलग हूं तुम अलग, मैं ये हूं वो है, वो है, इस तरीके से। तो एक तो अद्वितीयता। नेक्स्ट इसमें क्या होता है? बॉडी सेंस, अपने शरीर की अनुभूति होती है। मैं हवा में नहीं होता है बल्कि वो हमारे शरीर के साथ रहता है, तो बॉडी सेंस इसमें मालूम होता है। इसके साथ ही साथ सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी, मेरी पहचान क्या है? क्या मेरी पहचान परिवार से है, नाम से है, मेरे शरीर से है, मेरे घर से है? इसे कहते हैं सेल्फ आइडेंटिटी। और इसके अलावा थिंकिंग और इमेज, थिंकिंग और इमेज। तो काफी सारी चीजों पर डिटेल एक्सप्लेनेशन काफी दिया कि भाई सेल्फ में बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती है हमारे में, पर कुल मिला के इसमें यूनिकनेस और बॉडी सेंस, थिंकिंग और सेल्फ आइडेंटिटी, ये सब मिलकर मैं का निर्माण करते हैं कि मैं होता है। तो कुल मिला के अलग अलग तोड़ के इसको छानने का प्रयास किया गया है हमारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि ये होता है। ठीक है, एक और हम विद्वान के बारे में यहाँ पर बात करना चाहेंगे और वो विद्वान है रोजर्स। रोजर्स, रोजर्स का क्या कहना है जरा देखते हैं। बड़ा अच्छी बात कही है रोजर्स ने, सेल्फ साइकोलॉजी पे बहुत काम किया है। रोजर्स कहते हैं कि साहब आत्म क्या होता है ये तो छोड़िए, पर आत्म दो होते हैं, ये समझ लीजिए पहले। ठीक है, कौन कौन से दो होते हैं? एक तो होता है वास्तविक स्वर, वास्तविक स्वर, सेल्फ, रियल सेल्फ, जैसा इंसान है उसको कहते हैं रियल सेल्फ। और एक कह देते हैं दूसरा जो है वो है आदर्श स्वर। आदर्श स्वर, एक जिस तरीके का हम होना चाहते हैं, जिस तरीके का हम इमेजिन करते हैं कि काश मैं ऐसा हो जाऊं या मैं वैसा हो जाऊं। ठीक है, तो अब ये समझिए साहब कि स्व की जो धारणा है इसमें दो तीन बातें निकल के सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता सी भी नजर नहीं आती है हमको कि आत्मा चेतना है, परमात्मा की जो भी बात कर रहे हैं उसमें। दूसरी बात ये बात कर रहे हैं कि ये ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, सोशल कंसर्न के साथ, सोशल इंटरेक्शन के साथ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जिसमें हमारा बॉडी, माइंड और बिहेवियर सारी चीजें हैं। आखिरकार हम खुद के बारे में जो सोच रहे होते हैं तो वही सेल्फ कहलाता है हमारा। और जो सोच रहे होते हैं नहीं, बल्कि जो सोच रहा होता है, स्वयं के बारे में जो सोच रहा होता है कि मैं ये हूं, वही सेल्फ कहलाता है। ठीक है, तो अपने बारे में अपना विचार। अब यहां पर फिर दुविधा खड़ी होती है, एक तो सोचने वाला और एक जिसको सोचा जाए। ठीक है, थिंकर और थॉट। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि स्व का मतलब केवल एक विचार होता है। स्व का मतलब केवल एक विचार है जो कि हमारे अंदर है कि मैं हूं। अगर उसको निकाल दिया जाए, यानी कि किसी व्यक्ति को जैसे कहते हैं ना मेमोरी लॉस हो जाता है किसी चोट की वजह से या किसी, तो उन्हें खुद का याद नहीं रहता और मैं के बारे में वो सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कैसी स्थिति है, वो स्थिति पैदा होती है। तो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं अगर ये कहेंगे कि ये थॉट है और प्राइमरी थॉट है, ये सोशल इंटरेक्शन से डेवलप हुआ है, तो ये थॉट आखिर परफॉर्म कौन कर रहा है, ये एक मुद्दा बच जाता है। ठीक है, इसका मनोविज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। फिर इसका जवाब देते हैं एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग साहब ने इसका जवाब दिया और वो ये कहते हैं कि हमारे ही इस जो प्राइमरी थॉट्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में तीन तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तीन तरीके की प्रॉपर्टी इसमें, एक तो कंपोनेंशियल कहा है इनको, कंपोनेंट्स। ठीक है, एक परफॉर्मेंस और एक क्वालिटी। ठीक है, परफॉर्मेंस, क्वालिटी और कंपोनेंट्स। तो ये कहते हैं स्टर्नबर्ग कि ऊपर वाला कंपोनेंट्स जो होता है ये एक्चुअली मेटा कॉग्निशन की फीलिंग इसमें होती है। ये सबके बारे में सोचता है, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है व्यक्ति, अपनी क्वालिटीज को इवेल्युएट करता है। और एक वो यूनिट भी होती है
जो ये काम कर रही होती है वो अंदर जाके होती है सबसे ऊपर, हायर ऑर्डर जिनको कहा जाता है मेटाकॉग्निटिव कंपोनेंट्स। मेटाकॉग्निशन का मतलब है जो मैं से संबंधित विचार करने वाला तथ्य है हमारे अंदर। क्योंकि मैं अगर एक थॉट है, मैं अगर एक फीलिंग है, तो भी वो तो जिसको फील हो रही है या जो वो सोच रहा है वो कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो मनोविज्ञान के पास इसका भी एक जवाब है कि उसी पूरी यूनिट में से एक यूनिट ऐसे होती है जो सबसे सुप्रीम होती है और जो बाकी की चीजों को गवर्न कर रही होती है, हमारे परफॉर्मेंसेस को और हमारी क्वालिटीज को इवेल्युएट कर रही होती है और जजमेंट दे रही होती है कि मैं ये, ठीक है। तो इस बात का जवाब भी इसमें मिल ही जाता है। अब थोड़ा सा एक बात पे और चर्चा कर ली जाए कि आखिर ये सेल्फ किस तरीके से डेवलप होता है, डेवलपमेंट या ओरिजिन ऑफ द सेल्फ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ किस तरीके से इंसान में विकसित होता है। जन्म के समय नहीं होता, बाद में विकसित होता है, ये तो तय बात है। अब यहाँ पर बहुत सारे समाजशास्त्री और जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं कि किस तरीके से, उनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जैसे एक है फूले, इन्होंने भी दी है एक थ्योरी, पूरी की पूरा सिद्धांत बनाया है कि मैं का विकास कैसे होता है, ठीक है। और उसको कहा जाता है सेल्फ इमेज थ्योरी, सेल्फ इमेज थ्योरी, ठीक है, सेल्फ इमेज थ्योरी। एक हरलॉक भी है, इन्होंने भी दी है। एक मीड, मीड भी एक है विद्वान जिन्होंने आई एंड मी थ्योरी कहा है, आई एंड मी थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी को लुकिंग सेल्फ ग्लास भी कहा जाता है, लुकिंग सेल्फ ग्लास थ्योरी, अपने आप को शीशे में देखना, ये वाला, ठीक है। एक दुर्खीम भी है, दुर्खीम, इन्होंने भी दिया है जिसको बोलते हैं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस तरीके के सिद्धांत और भी कई लोग हैं जिन्होंने दिए हैं, पर हम उनके बारे में ज्यादा डिटेल बात नहीं करें, हम सारांश के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर ये कहते क्या हैं। एक बात तो तय है इन सारे सिद्धांतों को देखने से कि जो हमारा सेल्फ है यानी कि मैं है, उस मैं के विकास में सोसाइटी का बहुत बड़ा कंपोनेंट। हम जो हैं, जो अपने बारे में हम सोच रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, उसमें इस सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। सोसाइटी, दूसरा कोई होना चाहिए, कोई दूसरा, वो हमें एहसास कराता है कि मैं हूं। अगर दूसरे जैसी कोई चीज ना हो, है ना, कंट्राडिक्टरी, हमारे मैं के कंट्राडिक्टरी कोई भी चीज ना हो, जिस जो रिस्पॉन्ड ना करे हमारी चीजों पर, तो शायद हमें कभी मैं जैसी फीलिंग नहीं आ सकती, ये विद्वान कहते हैं। यानी कि मैं होने के लिए तू का होना, आई होने के लिए दूसरे का होना बहुत जरूरी है, और वो एहसास कराता है कि तुम हो और तुम ये हो। अब ये सोसाइटी काम करे, दूसरे का काम कौन कर रहा है, सोसाइटी कर रही है, चाहे उसमें हमारे फैमिली मेंबर्स हों, चाहे बाकी दूसरे और सोसाइटी के लोग हों, वो सब कर रहे होते हैं ये काम। तो कुल मिला के मैं के अस्तित्व के लिए भी हम दूसरों पर ही डिपेंड करते हैं। मनोविज्ञान और सोशियोलॉजिकल जितने भी एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेज हुई हैं उन सबके हिसाब से मैं कौन हूं, इस बात का निर्धारण मैंने नहीं किया है, बल्कि इस बात का भी निर्धारण किया है दूसरे लोगों ने। अब ये दूसरे लोगों ने जो मैं बताया है वो मैं क्या है, वो मैं एक विचार है, वो मैं एक पहचान है, वो मेरे सेल्फ एस्टीम भी हो सकती है, मैं करता हूं उस तरीके से मैं हूं। ये जो फीलिंग है हम सबके बीच में, इसके लिए सोसाइटी और दूसरे लोग बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। एक उदाहरण लीजिए आप जरा, एक बच्चा है छोटा, उससे हर व्यक्ति पॉजिटिवली इवेल्युएट करता है, शाबाशी देता है, तारीफ करता है, उसकी प्रशंसा करता है। आप देखिएगा उस बच्चे में कुछ दिन के बाद किस तरीके के चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, एक प्राउड, एक सेल्फ एस्टीम की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, और वो उसी नेचर में बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे वो खुद को इसी तरीके से इवेल्युएट करना शुरू कर देगा जैसे दूसरे लोग उसको रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक और दूसरा बच्चा है जिसको निगेटिवली इवेल्युएट किया जा रहा है, तो उसके मन का जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, और वो इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर जाएगा जो पूरे जीवन रहेगा और कभी नहीं निकलेगा। तो कुल मिला के ये भी कहते हैं, चाहे कूले हो, चाहे मीद हो या दुर्खीम हो,
लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी ये कहती है कि मैं का जो विकास होता है वो दूसरे हमें किस तरीके से इवेल्युएट कर रहे हैं उसको देखकर होता है। मैं हूं सामने और सामने मेरा कोई मित्र है या सामने कोई परिवार का सदस्य है, वो मुझे जिस तरीके का इवेल्युएट करेगा, मेरे बारे में जो स्टेटमेंट देगा, जो जजमेंट देगा, वो मुझे उसके बिहेवियर में दिख रहा है। तो मैं अपने आप को कहां देख रहा हूं? दूसरे में। मैं का आधार हमेशा ही मनोविज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे समाजशास्त्र हो, ये यही कहते हैं कि मैं के विकास का आधार, सेल्फ के डेवलपमेंट का जो बेस होता है वो हमेशा आदर्श में होता है, दूसरों में होता है। मैंने खुद इसको डेवलप नहीं किया है, बल्कि दूसरी चीजें हैं जो इसे डेवलप कर रही हैं और जिससे ये निकलकर सामने आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि अब डेवलप हो गया सेल्फ, तो आगे कैसे बढ़ता है, ये प्रमोट किस तरीके से होता है हमारा सेल्फ। चलिए देखते हैं, लेटेस्ट रिसर्च कुछ बताती हैं इसके बारे में कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। सबसे बड़ी चीज हमारी लाइफ में ये होती है कि हम सेल्फ प्रेजेंटेशन करते हैं, हमेशा सेल्फ प्रेजेंटेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। सेल्फ प्रेजेंटेशन, प्रमोशन कैसे होता है, विकास कैसे होता है? सेल्फ प्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, सेल्फ प्रमोशन। और इस सेल्फ प्रेजेंटेशन में सेल्फ प्रमोशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हम सब अपने आप को व्यक्त कर रहे होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? हम अपने आप को प्रकट करते हैं, दूसरों के बात करते हैं, जीत करते हैं, जो भी करते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है खुद का प्रमोशन करना। जैसे फिल्मों के प्रमोशन होते हैं, तो ज्यादातर बिहेवियर्स में, ज्यादातर नहीं बल्कि 100% मनोवैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि इंसान के पीछे एक ही उद्देश्य काम करता है और वो है सेल्फ प्रमोशन। खुद को प्रमोट करने का काम आदमी करता है, 24 घंटे इसी में लगा है बस, कि मैं अच्छा हूं मुझे देखिए, मैं ऐसा हूं मेरे बारे में सोचिए, मैं वैसा हूं मेरे बारे में जानिए। ठीक है, अब ये जो सेल्फ प्रमोशन का जो प्रोसेस है, इसमें दो चीजें निहित होती हैं, दो मनोवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं। एक घटना होती है इनग्रेशिएशन, इनग्रेशिएशन, और दूसरी और होती है इसमें, और वो होती है सेल्फ डेप्रिकेटिंग, सेल्फ डेप्रिकेटिंग। इसका मतलब क्या होता है? क्या करता है इंसान अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में स्थापित करने के लिए, खुद को पहचानने के लिए? ये जो पहली वाली चीज है इनग्रेशिएशन, इसका मतलब होता है कि दूसरों को अपने जैसा बनाने का प्रयास करता है इंसान हमेशा, कि मैं ऐसा हूं, आप मेरी बात से सहमत होइए, मेरे जैसे बनिए, मैं जो कह रहा हूं वो सही हूं, मैं सही हूं, तो आपको क्या करना है? आपका काम क्या है? मेरे जैसा बनना है। आप मेरे जैसे बन जाएंगे तो मेरे सेल्फ का प्रमोशन हो जाएगा, यानी कि वो आप तक पहुंच गया। ठीक है, और ये जो दूसरा है ये थोड़ा अलग है, इसमें प्रमोट नहीं होगा बल्कि इसमें वो रुक जाता है। डेप्रिकेसी में क्या मतलब होता है कि मैं दूसरे के जैसा नहीं हूं, मैं यूनिक हूं, भाई मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं तुमसे अलग हूं। यहां भी हिडन ऑब्जेक्टिव आदमी के मन में यही छुपा होता है कि मैं अलग हूं दूसरों से, तो इसका मतलब है कि मैं विशिष्ट हूं, मैं स्पेशल हूं, दूसरे उस तरीके के नहीं है। तब भी आपको मेरी तरफ ही आना चाहिए क्योंकि मैं स्पेशल हूं, आप कॉमन है। ठीक है, तो सेल्फ प्रमोशन में यही करते हैं, हमारी लाइफ में हमेशा यही चलता रहता है कि या तो हम दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, या हम दूसरों से खुद को यूनिक दिखाना चाहते हैं। और यूनिक इसलिए दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे जैसे बनिए, हमारी तरफ आइए, जो है वो हम है। तो अब दो तीन बातें तो इस पूरे डिस्कशन से ये सामने निकल कर आ रही हैं कि जो हम मैं को समझते हैं, टॉपिक आज का आपको लोग पता नहीं चला, टॉपिक आज का है मैं कौन। अभी आए ना, इस पर मैं बात कर रहा हूं, मैं कौन हूं, इस टॉपिक पर। ठीक है, तो इस शब्द के अस्तित्व के लिए, इस अनुभूति के लिए, इस विचार के लिए, आप इसको जो कुछ भी कह लें, दूसरे बहुत जरूरी है। ये सोसाइटी का दिया हुआ है, मनोविज्ञान यही कहता है कि ये जो डेवलप हुआ है हमारे अंदर, उसमें सामाजिक जो एस्पेक्ट है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। सोशल, बिना उसके इस रूप में डेवलप तो नहीं होगा, कम से कम जिस तरीके से हम खुद को इस समय महसूस कर पा रहे हैं। कभी भी महसूस करिए, हमारा सारा जीवन केवल इसी मैं के थॉट के आसपास
मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, मुझे ये फील हो रहा है, मुझे वो फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अभी शुरुआत में मैंने ये बताया कि ये जो एक शब्द है मैं, हमारी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, सारे व्यवहार इसी के साथ चिपके रहते हैं, आइडेंटिफिकेशन के साथ, जिसको तादात्म्यकरण का प्रोसेस कहा जाता है। अब जरा दो शब्दों को और समझ लें हम, मैं और मुझको। मैं और मुझे। मैं एक तरीके से एग्जीक्यूटिव एजेंट होता है हमारे अंदर, जो जिसको ये फील होती है, जिसको ये थिंकिंग रहती है कि मैं हूं, और मुझे मेरी जो चीजें हैं, चाहे मेरे थॉट्स हैं, चाहे मेरे इमोशन है, चाहे मेरे बिहेवियर है, चाहे मेरे पेरेंट्स हैं, या मेरी जॉब है, या मेरा, आप समझ रहे हैं? तो समस्या कहां पैदा हो जाती है? समस्या ये पैदा हो जाती है कि इन दोनों में इस कदर हो जाता, तादात्म्यकरण हो जाता है कि इंसान का जो रियल सेल्फ है वो तो पता नहीं कहां चला। अभी उसके बारे में मैंने बात नहीं की है कि आखिर रियल सेल्फ क्या है और कैसे उसकी तरफ हम जाएं। अभी हम उस सेल्फ की बात कर रहे हैं जिसकी मनोविज्ञान और समाजशास्त्र और विज्ञान बात कर रहा है। तो उसकी एक समस्या तो ये निकल के आएगी, ये हमारा डेवलप किया हुआ नहीं है, ये सोसाइटी का डेवलप किया हुआ है। दूसरी बात ये निकल के सामने आई कि दूसरा जो मेरी चीजें हैं उन्हें भी मैं ही समझने लग जाता हूं, जैसे हमारे थॉट्स या हमारे इमोशन। ठीक है, मनोविज्ञान ने इसे यही कह के डिफाइन किया है कि मैं मेरी अनुभूति का पहला विचार है। तो जब विचार में है तो विचार तो हवा में आया नहीं होगा, विचार तो कहीं ना कहीं उद्दीपक से प्रेरित होकर आया होगा, अपने आप तो डेवलप हुआ नहीं होगा, सेंसेस से ही आया होगा। और जब सेंसेस से ही आया तो दूसरों से आया है। अब दूसरों ने उसे कैसे डेवलप किया है ये एक अलग मसला है। ठीक है, तो एक तो आइडेंटिफिकेशन इतना जबरदस्त हो जाता है इसके साथ में कि हम अपने स्व का इवेल्युएशन भी दूसरों के आधार पर कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट भी दूसरों के आधार पर कर रहे हैं। पूरा मनोविज्ञान और समाजशास्त्र यही कहता है। और यहीं से सारी चीजें तकलीफ देह शुरू हो जाती है कि आखिर मैं कौन हूं। इस बात के लिए मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता हूं। हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर बन गई? आपके ऊपर। अगर मुझे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो मैं अपने आप को पॉजिटिवली वैल्यूएट करूंगा और खुश हो जाऊंगा। और मुझे देखकर आप मुंह फेर रहे हैं, इधर उधर बगलें झांक रहे हैं या बच के निकल रहे हैं, तब मेरा खुद के प्रति जो इवैल्यूएशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और मैं दुखी हो जाऊंगा। और हमारी सारी समस्याओं की जड़ यहीं से शुरू हो जाती है कि मैं, जो कि वास्तव में मैं नहीं है, सेल्फ जिसके बारे में मनोविज्ञान बात कर रहा है, वो दूसरों का डेवलप किया हुआ है, वो थॉट है, वो इमोशन है, वो फीलिंग है, जो कि इस एरिया में आते हैं। उसी को हम आइडेंटिफाई करके अपने सेल्फ के रूप में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपने रूप में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि जो मेरा है वही मैं हूं। और जो मेरा है वही मैं हूं, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो मेरा है अगर वो मैं हो जाऊंगा तो अगर कहीं भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं पीड़ा में आ जाता है, दुविधा खड़ी हो जाती है। अब क्या करें फिर? इस चीज से बचने के लिए क्या करें और किस तरीके से इसको जाना जाए? तो विज्ञान की विधियां हैं। यहां भी ये कहा जाता है कि विज्ञान का इस्तेमाल इंसान ने प्रकृति को जानने में बहुत किया है, पर खुद को जानने में कभी नहीं, और विशेष रूप से साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल नहीं किया। अब साइंटिफिक तो नहीं है खैर वो, पर एक मेथड है जिसको कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर देखना, मनोविज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे खासे से। अपने अंदर खुद जब हम देखना शुरू करते हैं उसको इंट्रोस्पेक्शन का मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड है, कोई हवा में फिलोसॉफिकल मेथड नहीं है, ये साइंटिफिक मेथड है। और इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू हम इस बात का तो कम से कम पता लगा सकते हैं कि मैं की फीलिंग कहां से आ रही है और मुझे की फीलिंग कहां से आ रही है। ये इंट्रोस्पेक्शन हमें इस लायक तो कम से कम बना देता है कि हम देखें कि हमारे जो थॉट्स हैं उनका सोर्स क्या है। आपने देखा होगा कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं, इस तरीके से लहरें चलती हैं, वो इनका कोई आदि और अंत नहीं होता है। पर जैसा मैंने बताया अभी पहले कि सारे जो थॉट्स होते हैं इस तरीके से नहीं बनाते, हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं, इस तरीके से चलते हैं ये थॉट्स। ये सारे थॉट्स एक जगह जाकर मिल जाते हैं और वो उस थॉट के साथ मिलते हैं जो सबसे प्राइमरी और सबसे पहला होता है, पहला विचार। ठीक है, तो अगर हम यहां पर विचार करना शुरू करें, जो कि हमारी वर्तमान स्थिति है, और यहां से इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू धीरे धीरे अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं, और इस तरफ आने की कोशिश करें जहां से इनकी शुरुआत हो रही है, तो हम पाएंगे कि ये मैं का पहला थॉट है, यहीं से सब कुछ निकल रहा है।
और कमाल की बात तो ये है कि ये भी डेवलप हुआ है, ये भी दूसरों का दिया हुआ है, ये भी हमारा नहीं। तो हमारे दर्शन में कहा जाता है, हमारी संस्कृति में ये कहा जाता है कि जिस दिन ये गिर जाता है, दूसरों का दिया हुआ मैं, उसी दिन जो रियल सेल्फ है, रोजर्स बारे रियल सेल्फ की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो हमारा मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है। अब फिर आप कहेंगे कि दर्शन में चले जा रहे हो, दर्शन की बात नहीं है, ये विज्ञान की बात है। क्योंकि अगर विज्ञान के थ्रू हम इनको हटाने की कोशिश करें तो हमें ये तो समझ में आ जाता है कम से कम कि मैं विचार तो नहीं हूं, मैं अनुभव भी नहीं हूं, क्योंकि उनको हटाया जा सकता है। एक स्थिति इंसान के दिमाग की ये भी आ सकती है जब वो विचार शून्य हो जाए, जब वो इमोशन लेस, उसके कोई दिमाग में किसी तरीके का इमोशन ना हो, वो शांत और शून्य होकर बैठ जाए, तब भी कुछ बचेगा। तब क्या बचेगा? ये मैं का थॉट बचेगा, जो पहला थॉट है, जो हमारी जिंदगी का आधार है। पर जब हमें ये समझ में आने लग जाता है कि ये भी दूसरों ने दिया है, तो हमको जो फीलिंग होती है उसको हम कहते हैं आत्महीनता। ठीक है? और इसी आत्महीनता को सेल्फलेसनेस, चिंतन का उच्चतम शिखर, जहां तक विचार हमें लेकर जा सकते हैं, वो होता है थॉटलेसनेस वाली जो सिचुएशन होती है, आत्महीनता की स्थिति। वहां पर आदमी को कुछ नहीं मिलता सिवाय खालीपन के, तो खाली हो जाता है हमारा दिमाग। और वो चीज, क्योंकि हमारी सारी पहचान, सारी आइडेंटिटी इसी तरीके से सोसाइटी से और इस मैं के साथ जुड़ी होती है, तो जब हम वहां पहुंच जाते हैं, हर इंसान के जीवन में ये क्षण आते हैं जब वो उस स्थिति में पहुंचता है, पर वहां पहुंचने के बाद उसे इतना डर लग जाता है, अरे यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो खाली है। फिर वो उन्हीं चीजों को पकड़े रखता है जो मुझे में शामिल है, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, ये मेरी फैमिली, ये मेरा पैसा, ये मेरा घर। क्योंकि वहां खाली मिला, वहां कुछ मिला नहीं ना, तो वहां से लौट कर आ गए। वहां से आगे का रास्ता क्या है? रियल सेल्फ को जानने का, तो कॉन्शियसनेस में प्योर सेल्फ की जो फीलिंग छिपी हुई है आदमी के अंदर, होने की जो भावना, एग्जिस्टेंस का जो मीनिंग छिपा हुआ है, वहां तक नहीं पहुंचे, वो नहीं खोजा जा सकता। बस विचार ये गिर जाता है कभी कभी, सडनली ऐसे ही बस गिर जाता है, तो इसके गिरने पे डर लगता है, और जब डर लगता है तो हम फिर इधर ही आ जाते हैं, बात खत्म। तो एक ऐसा साइकिल है जो निरंतर चलता रहे, दूसरों ने बनाया हमारे लिए, हम इसी के हिसाब से चल रहे हैं, पर इनडायरेक्ट वे में चल दूसरों के हिसाब से नहीं, देखा जाए तो मनोविज्ञान के आधार पर या समाज शास्त्र के हिसाब से अगर सेल्फ का विश्लेषण करने हम बैठे हैं, तो कुल मिला के हमारे हाथ में एक ही चीज आती है, और वो है आत्महीनता, यानी कि आत्मशुद्धता। कुछ नहीं बचेगा वहां पर जाके। तो अगर क्या वास्तव में ही ऐसा है कि जिसको मैं समझता हूं, वो मैं है ही नहीं, और जब मैं ही नहीं तो फिर सारा ये दुनिया ही क्या है? फिर तो कुछ भी नहीं, फिर तो सब कुछ बेकार हो गया। तब क्या है फिर? जीवन की सच्चाई क्या है? फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है, जब विचार समाप्त हो जाते हैं, जब इमोशन शांत हो जाते हैं, तब फिर एक सवाल खड़ा होता है, मैं कौन हूं? मुझे लगता है यहीं से आगे की खोज दर्शन की है, विज्ञान की सीमा यहीं समाप्त हो जाती है। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो मैं बस उठाना चाह रहा था। मेरा उद्देश्य ज्ञान बांटना नहीं है, या कुछ ऐसी चीज कहना नहीं है जो कि ज्यादा आध्यात्मिक हो या इस तरीके की, बल्कि एक सवाल खड़ा करना है कि कम से कम दिन में एक बार हमें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं। बहुत सारे बड़े महापुरुषों ने इस बात को कहा है कि इस बात को स्मरण रखना कि मैं कौन हूं, और निरंतर इसके बारे में सोचना हमें जीवन की एक अलग दिशा में, एक अलग डायमेंशन में ले जाता है, जो कि हमारे लिए, इस जगत के लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए बहुत बेहतर है। शायद हम थोड़ा आगे बढ़ पाए अपनी चेतना के विकास की यात्रा में। मैं आत्मा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं चेतना के विकास की यात्रा में, अपने आप को पहचानने की यात्रा में थोड़ा सा एक कदम अगर आगे बढ़ा दें इस दुनिया में, तो शायद बहुत चीजें बेहतर हो जाती, चीजें बदल जाती। और जीवन बदलता है, जब तक जीवन ना बदले तब तक सारे विचार, सारे अध्यात्म, सारे शास्त्र ये कोरी किताबें हैं, इनका कोई मायने नहीं है। जीवन को बदलने वाली एक प्रयास, एक कोशिश ज्यादा सार्थक है, बजाय कि पूरी दुनिया के सारे साहित्य। तो केवल ये विचारों का खेल नहीं है, केवल ये भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंस वो है जो इन सबको भी आधार दे रहा है। तो खैर, बात को हम यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी अगले दिन आपसे। तब तक के लिए थैंक यू।